हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के मोस्ट 20 वीवीआई क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक क्वेश्चंस के रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में हमेशा डेट वाइज एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इस टॉपिक को हमेशा क्लियर कर लेना है, क्यों डेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 सितंबर। 21 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। वहीं 2 अक्टूबर को, तो 2 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 5 सितंबर को टीचर्स डे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन सभी फैक्ट को आपको याद रखना है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, और हमारा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप हमारे 20 क्वेश्चन तक बने रहे, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जो आज हम 20 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा सवाल है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा। 10,000 वर्ष पूर्व पहले मानव ने सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया था दोस्तों, क्योंकि उस समय उन लोगों को कांसा, लोहा और पीतल के वस्तुओं का ज्ञान नहीं था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, और हमारा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि खेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस खेल में साधारण अंडाकृति गेंद का प्रयोग किया जाता है? तो किस खेल में गेंद के रूप में अंडाकृति गेंद का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रग्बी। रग्बी का खेल में गेंद के रूप में अंडाकृति गेंद का प्रयोग किया जाता है। साथ ही रग्बी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो रग्बी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है, और इसमें प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। कितना होता है? 15 खिलाड़ी खेले जाते हैं। वहीं बात करें गोल्फ की, तो गोल्फ की किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल गोल्फ है। और साथ ही पोलो में कितने खिलाड़ी खेले जाते हैं? तो पोलो में 4 होता है। और एक क्वेश्चन फिर बनता है, वाटर पोलो। 2 सेंटेंस है दोस्तों, एक पोलो है और एक वाटर पोलो है। तो वाटर पोलो पे हमारा कितना हो जाएगा? 7। वाटर पोलो में 7 होते हैं। वहीं पोलो में कितना होता है दोस्तों? 4 होते हैं। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी खेले जाते हैं? तो वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी खेले जाते हैं। कितने खेले जाते हैं? 6 खेले जाते हैं दोस्तों। इन सभी टॉपिक को आपको याद रखनी है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। हमारा अगला सवाल है, और हमारा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि हमेशा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे कि आपका व्यापारिक नाम, रासायनिक नाम, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। तो ये टॉपिक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, गेमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? तो गेमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड गेमेक्सिन का रासायनिक नाम है दोस्तों। हमें ये बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है। साथ ही आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आज हम मोस्ट 20 वीवीआई क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो हमें लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए देखते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है, भारत के महान वयोवृद्ध ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो भारत के महान ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही जब बात दादा भाई नौरोजी की आ रही है, तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने पावर्टी एंड
एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं धन के निष्कासन का सिद्धांत, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, साथ ही धन के निष्कासन के सिद्धांत को दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि धन के निष्कासन का सिद्धांत अर्थात पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के रचयिता कौन है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। अब बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी कौन थे दोस्तों? तो महात्मा गांधी जिन्हें हम लोग प्यार से बापू कहते हैं, और महात्मा गांधी जी ने भारत में 1917 से जो स्वतंत्रता स्टार्ट हुई थी 1917 से 1947 तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें से उन्होंने नदाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में की थी। साथ ही उन्होंने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन 1924, जिसको हम लोग बोलते हैं बेलगाम अधिवेशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो एकमात्र बेलगाम अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की थी। साथ ही इन्होंने भारत छोड़ो का नारा भी दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुई थी उनका नारा गांधी जी ने दी थी, और हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। साथ ही इन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि इन्होंने एक गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी थी, जिसके कारण इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही इन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला, इनके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इनसे रिलेटेड इतने फैक्ट आपके सामने आ रहे हैं दोस्तों, तो आपको इन्हें सारे को कॉपी में नोट करनी है दोस्तों, ताकि आप अच्छे से याद कर पाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, और हमारा अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है दोस्तों, और बार बार इन्हें पूछा जाता है। तो बिल्कुल भी इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें देखना है और याद करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौ सैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, तो कौन सा वह राजवंश था जो अपनी नौ सैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये हमेशा ही पूछा जाता है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो वह दक्षिण भारतीय राज्य कौन था जो अपनी नौ सैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, चोल वंश। चोल वंश की मुख्य विशेषता थी कि उन्होंने नौ सैनिक शक्ति का प्रदर्शन किया हुआ था। अच्छा, जब बात चोल वंश की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विद्यालय था। और चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो चोल वंश का सबसे प्रतापी अर्थात महान राजा राजराज चोल था दोस्तों। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। होयसल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो होयसल वंश का संस्थापक नुइपकामा द्वितीय। पांडव वंश का संस्थापक, तो पांडव वंश का संस्थापक कौन था? तो पांडव वंश का संस्थापक जटावर्मन कुलशेखर था दोस्तों। इन सभी पॉइंट को आपको कॉपी में नोट करनी है और अच्छी तरीके से आपको याद करना है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो चलिए देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, चंपारण से तिनकठिया पद्धति किसने समाप्त करवाई? तो चंपारण से तिनकठिया पद्धति किसने समाप्त करवाई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने चंपारण से तिनकठिया पद्धति को समाप्त की। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। साथ ही वो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हुए। राजकुमार शुक्ला कौन थे? तो राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया, जो बाद में चंपारण सत्याग्रह का कारण बना दोस्तों। राजकुमार शुक्ला जी ने ही महात्मा गांधी जी को चंपारण में आने के लिए प्रेरित किया था। वहीं बात करें जैविक कृपलानी की, तो जैविक कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जैविक कृपलानी थे। ये क्वेश्चन बहुत ही दिव्य क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिल रही थी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या हो जाएगा? जैविक कृपलानी है दोस्तों। इन सभी पॉइंट को आपको याद करनी है। हमारा अगला सवाल है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। हमारा अगला सवाल है,
अमेरिकी पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे वह कौन थे? वह अमेरिकी पत्रकार कौन थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे? ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, लुई फिशर। लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे, साथ ही उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को विस्तार पूर्वक प्रकाशित किया था दोस्तों। तो ये बहुत ही विवेक क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन को हमेशा ही याद रखना है क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। और विंस्टन चर्चिल से महत्वपूर्ण रिलेटेड एक फैक्ट है, इन्होंने महात्मा गांधी को नंगा या अर्धनग्न फकीर कहा था दोस्तों। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? तो क्या हो जाएगा? विंस्टन चर्चिल। इतनी पॉइंट को आपको याद रखनी है। हमारा अगला सवाल है और हमारा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों क्योंकि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों और इन चारों पॉइंट से हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। तो इन चारों पॉइंट को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, तो आपको बिल्कुल बने रहना है। तो हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जूल का नियम। जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं है। अच्छा दोस्तों, ये जूल का नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंज का नियम भी बोला जाता है दोस्तों। लेंज का नियम, अगर एग्जाम में आपका जूल नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा? लेंज का नियम। वहां पर हमारा ऑप्शन में लेंज दिया रहेगा, इसीलिए आपको घबराना नहीं है, आपको लेंज मारना है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो अगर वहां पर लेंज मिले आपको तो मारना है लेंज का नियम। लेंज के नियम को ही जूल का नियम कहा जाता है। अच्छा, 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होता है? तो 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। कितना होता है? 0.24 कैलोरी। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। अब बात करते हैं बॉयल का नियम। तो बॉयल का नियम क्या है दोस्तों? तो बॉयल का नियम स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयल का नियम। आपको बॉयल का नियम को पता याद करने का एक महत्वपूर्ण ट्रिक है दोस्तों, जब बात स्थिर ताप आ जाएगा, जब पॉइंट में ताप आ जाए स्थिर ताप, तो आपको क्या मानना होगा? बॉयल का नियम। और अगर आपका आ जाएगा स्थिर दाब, दाब जहां आ गया दोस्तों तो दाब में हम लोग क्या मारेंगे दोस्तों? चार्ल्स का नियम। स्थिर दाब पर दाब अगर हमारा आ जाए तो हम लोग जाएंगे चार्ल्स के नियम पर, और अगर हमारा यहाँ पर ताप आ जाए तो ताप में जाएंगे बॉयल के नियम पर। वहीं अगर बात करें एवोगाड्रो का नियम, तो एवोगाड्रो के नियम में दोनों होता है, ताप और दाब। ताप और दाब मिल करके एवोगाड्रो का नियम का निर्माण करता है दोस्तों। तो इन सभी पॉइंट को आपको बारीकी से याद रखना है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं कि बॉयल का नियम किसे कहते हैं? तो बॉयल का नियम किसे कहते हैं दोस्तों? तो बॉयल का नियम में स्थिर ताप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिर ताप। ताप रहेगा तो आपको बॉयल याद रखना है, और अगर दाब रह गया हमारा ये दाब, तो हम लोग क्या करेंगे? चार्ल्स के नियम पे जाएंगे। और अगर स्थिर ताप और दाब दोनों रह गया तो हम लोग एवोगाड्रो के नियम पे जाएंगे। और जूल का नियम और लेंज का नियम किसे बोलेंगे? जो गैस से संबंधित नहीं रखता है दोस्तों। इन सभी पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है और हमारा अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों क्योंकि इन चारों फैक्ट से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो बहुत ही ध्यान से हमें देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत द्वारा संचित नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन हमारा कहना चाह रहा है कि कौन से ऐसा विटामिन है जिसे यकृत, कलेजा या लीवर में संचित नहीं किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी को यकृत में संचित करके नहीं रखा जा सकता है। जब बात विटामिन सी की हो रही है तो आइए इनसे कुछ रिलेटेड फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो विटामिन सी की खोज हलकट ने की थी। विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी की रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन सी की कमी से एस्कर्वी नामक बीमारी होती है। बात जब विटामिन की हो रही है तो आइए इनसे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे विटामिन की खोज किसने की? ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि विटामिन की खोज फंक ने की थी। बात करते हैं विटामिन ए।
तो आइए इनसे रिलेटेड भी कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं। जैसे विटामिन ए का खोज किसने किया था? तो विटामिन ए का खोज मैकुलन ने किया था। और इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और इसकी कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं अंधापन, का कारण बनता है। वहीं बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज हॉपकिंस ने की थी। और इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन के की खोज फंक नहीं किया था दोस्तों। और इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम फ्लिक्विनोन है। और इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है। साथ ही एक क्वेश्चन बहुत वीवीआई बनता है विटामिन के से कि शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक करता है दोस्तों? तो शरीर में रक्त के थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के हो जाएगा। आपको जो मैंने इतना फैक्ट को बताया दोस्तों, इन्हें आप अपने कॉपी में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लिख लें, क्योंकि आप भूल जाओगे। वीडियो में आप सुनते हो और फिर भूल जाते हो, और अगर आप कॉपी पे नोट करके रखोगे तो उन्हें देखने का आपको बार बार मौका मिलेगा। जब चाहे आप उसे देख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, और हमारा अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक है? क्वेश्चन हमारा यहाँ बोलना चाह रहा है कि निम्न में से वो कौन सा घटक है जो दांतों और हड्डियों में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या सूत्र होता है दोस्तों? तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम सल्फेट CaSO4। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होता है दोस्तों। ये होता है कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। इन सभी को आपको याद रखनी है। हमारा अगला सवाल है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अभिनव भारत क्या था? तो अभिनव भारत क्या था? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक क्रांति गुप्त संगठन। अभिनव भारत एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन थी, जिसकी स्थापना सन 1904 में वीडी सावरकर ने की थी दोस्तों। किसने की थी? वीडी सावरकर ने की थी दोस्तों। तो ये हमें याद रखनी है। हमारा अगला सवाल है, और हमारा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि मिट्टी से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो बहुत ही वीवीआई है। तो चलिए देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, रेगुर मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? तो रेगुर मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लावा से। ज्वालामुखी से उत्पन्न होने वाली लावा से रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है। जब हम रेगुर मिट्टी का नाम सुनते हैं तो जहन में तुरंत एक क्वेश्चन क्लिक करना चाहिए दोस्तों। वो क्या? तो किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है दोस्तों? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और जब काली मिट्टी का नाम सुनते हैं तो जहन में तुरंत एक क्वेश्चन और क्लिक होना चाहिए दोस्तों, कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी होगी दोस्तों? तो काली मिट्टी होगा। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, जिसे काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। और कपास की खेती के लिए सबसे अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक अग्रणी राज्य गुजरात और महाराष्ट्र है दोस्तों। गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती है। अच्छा, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन है? जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा उपजाऊ पाया जाता है दोस्तों। इन सभी फैक्ट को आपको याद रखनी है। हमारा अगला सवाल है, और हमारा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 316(1) के अनुसार करते हैं दोस्तों। और इसमें अध्यक्ष के साथ साथ अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है।
हमारा अगला सवाल है और हमारा अगला सवाल बहुत ही बड़े सवाल है दोस्तों, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में पर्वत से रिलेटेड जब क्वेश्चन आया था तो अब इस क्वेश्चन के बारे में आपसे डिस्कस किए थे दोस्तों। तो जिसको भी पिछली वीडियो आपको नहीं देखे हैं तो वो पिछली वीडियो में जाकर के इसके बारे में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और यहाँ से एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप पिछली वीडियो देख करके इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप जान सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है दोस्तों? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों। अगर आप सेट लगाते हैं तो आप अक्सर सेट में ये क्वेश्चन आपको मिलता होगा, और जो एग्जाम दे चुके हैं या एग्जाम दिए हैं वो उनको भी मालूम है कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करता है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी तरीके से और ध्यानपूर्वक हमें इस क्वेश्चन को याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोदा बेटा। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों। आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अब बात करते हैं अनायमुडी। तो अनायमुडी कहां पाया जाता है? तो अनायमुडी पर्वत केरल के इंडुक्की पेरियार में पाया जाता है दोस्तों। अनायमुडी पर्वत केरल के इंडुक्की पेरियार में पाई जाती है। पारसनाथ, पारसनाथ क्या है दोस्तों? तो ये झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ। हिमालय, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम हिमालय है, जो 8,850 पॉइंट कुछ समथिंग है दोस्तों। और इसे नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा नई संशोधित वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा नई संशोधित वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1988 ईस्वी। 1988 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा नई संशोधित वन नीति की घोषणा की गई थी। हमारा अगला सवाल है, सतलज नदी पर निर्मित किस बांध के पास से राजस्थान नहर निकाली गई है? तो सतलज नदी पर कौन सा ऐसा बांध है दोस्तों जिससे राजस्थान नहर को निकाला गया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, हरिके बांध। सतलज नदी पर हरिके बांध स्थित है जिससे राजस्थान नहर को निकाली गई है। अच्छा, बात भाखड़ा नागल बांध की हो रही है, तो इस टॉपिक से हमें एक पॉइंट समझ में आता है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बना है दोस्तों? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर बना है दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा? सतलज नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो क्या हो जाएगा हमारा? सतलज नदी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि सतलज नदी पर कौन सा बांध स्थित है जिससे राजस्थान नहर निकाली गई है? तो क्या हो जाएगा हमारा? हरिके बांध। सतलज नदी पर हरिके बांध स्थित है जिससे होकर राजस्थान नहर को निकाली गई। और अगर भाखड़ा नागल परियोजना हमारा पूछा जाता तो क्या हो जाता कि सतलज नदी पंजाब में है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पंजाब में स्थित है दोस्तों। इन सभी पॉइंट को आपको याद करनी है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि युद्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई थी? यानी क्वेश्चन हमारा बोलना चाह रहा है कि प्लासी के युद्ध किनके किनके बीच हुई थी और कौन इसमें हारा था? तो किनके किनके बीच हुई थी दोस्तों? तो प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। क्यों पराजय हुई थी? क्योंकि उसका सेनापति मीर जाफर ने उन्हें धोखा दिया था और अंग्रेजों के तरफ से उनका नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था दोस्तों। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला के बीच युद्ध लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई क्योंकि उनके सेनापति मीर जाफर ने उन्हें धोखा दिया था। इससे हम कह सकते हैं कि प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला के बीच हुई थी और इसमें हार सिराजुद्दौला की हुई थी। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुई थी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 23 जून 1757। क्या हो जाएगा? 23 जून 1757। ये हमेशा आपको याद रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आज का हमारा अंतिम प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। साथ ही आज मैंने जो भी आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए दोस्तों, वो सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। तो आप उन्हें अपने नोटबुक में लिखा करें दोस्तों और उन्हें अच्छी तरीके से याद करें, क्योंकि इन टॉपिक से अक्सर एक क्वेश्चन एक हमेशा ही एग्जाम में आता है दोस्तों, और सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है और सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में लिखना है, ताकि क्योंकि आप वीडियो में सिर्फ देखते हो और सुनते हो, जो आप कभी भी भूल सकते हो, परंतु अगर आप अपने नोटबुक में लिखोगे तो उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से जब चाहो उन्हें पलट करके देख सकते हो और याद कर सकते हो। क्योंकि जीडी का एग्जाम बहुत ही करीब है दोस्तों, 1 से 1.5 महीना के अंदर में आपको पूरा जीडी का सिलेबस कंप्लीट करना है दोस्तों, और इस बार जीडी आपको लेना ही लेना है। साथ ही आप अगर टेस्ट नहीं लगाते हैं तो मॉक टेस्ट लगा करें दोस्तों। मॉक टेस्ट डेली एक सेट आपको मारनी है दोस्तों, क्योंकि जितना आप सेट मारोगे आपका एग्जाम में टाइमिंग कंट्रोल होगा और एग्जाम में समय की बचत होगी, जिससे आप अच्छे से अच्छे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकेंगे और अच्छा नंबर से आप मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल भी जो भी मैंने पॉइंट आपको बताया उन सभी पॉइंट को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक याद रखनी है दोस्तों। साथ ही पढ़ाई में एकदम ढील नहीं है दोस्तों, ढील नहीं देना है आपको पढ़ाई में। इस बार जीडी आपको लेना है तो लेना है दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी बहुत लेट से आ रही है और उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो आपको इसी वैकेंसी पे आपको इस बार जीडी लेने वाले छात्र कृपया आपको यही बोलेंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई करो और हर रोज एक सेट लगाओ दोस्तों। मैं तो बस यही बोलूंगा, एक सेट पर रोज मारो और उसको अच्छी तरीके से रिवीजन करो। और साथ ही 3 घंटा कोई भी आप बुक पढ़ते हो, चाहे आप लूसेंट पढ़ते हो या कोई भी अदर बुक पढ़ते हो, उन्हें आप पूरी अच्छी तरीके से और मेहनत से और लगन से पढ़ाई करें और उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, एक एंगस्ट्रम मात्रक कितने नैनोमीटर मात्रक के तुल्य है दोस्तों? तो एक एंगस्ट्रम कितने नैनोमीटर मात्रक के तुल्य है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1 नैनोमीटर। 0.1 नैनोमीटर एक एंगस्ट्रम के मात्रक के बराबर होता है। और अगर बात हमारा यहाँ पूछा जाता है कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितने मीटर होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितने मीटर होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 का पावर माइनस 10 मीटर होता है दोस्तों। एक एंगस्ट्रम का मात्रक 10 का पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो दोस्तों आज मैंने जो भी क्वेश्चन आपको बताया वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से अक्सर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है और याद करना है। साथ ही आप उन्हें अपने नोटबुक में जरूर लिखें, क्योंकि जितना आप लिखोगे उससे कहीं बेहतर आप उन्हें याद कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज देता है? तो कौन सा पौधा फल नहीं देता है परंतु बीज देता है? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप उन्हें लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है, गरुड़ किस देश की एयरलाइन सेवा है? गरुड़ किस देश की एयरलाइन सेवा है? 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आप हमारे 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Yeah.